प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बताने जा रहे हैं कि एक फ्रिज में जीरो से चेक करना होता है कि 10 दोष आते हैं। नॉर्मली कोई भी फ्रिज अगर आप लेते हैं चलाते हैं तो उसके अंदर ना नॉर्मली 10 दोष आते हैं, जिनमें पहला होता है फ्रिज डेड है, अर्थात चल नहीं रही है। उसके लिए हमें क्या करना है उसका हम आगे आपको बताएंगे। उसका उपचार यानी और क्या उपचार करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज हैं और इसके क्या कारण है जिसकी वजह से ये डेड है अर्थात चल नहीं रही है। तो दूसरा कारण हो सकता है फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग प्राप्त नहीं नहीं हो रही है, दूसरा रीजन ये। तीसरा ये है फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग कम प्राप्त हो रही है, इसका भी हम रीजन और उपाय बताएंगे। ये 10 पॉइंट इसमें आते हैं मेनली। तो चौथा पॉइंट है फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग अधिक प्राप्त हो रही है। और पांचवा पॉइंट है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर पांचवा पॉइंट इस प्रकार से है कि फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग जो है वो रुक रुक कर हो रही है। पांचवा पॉइंट है कूलिंग रुक रुक कर हो रही है। उसके बाद छठा पॉइंट है आपका फ्रिज फ्रिज का दरवाजा बंद करने के बाद भी बल्ब जल रहा है। तो ये छठा पॉइंट है। इसके बाद सातवां पॉइंट है फ्रिज का दरवाजा खोलने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है। फ्रिज का दरवाजा खोलने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है। ये इसमें कॉमन आम प्रॉब्लम्स हैं जो एक फ्रिज में आती हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है फ्रिज की बॉडी पर पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। तो इसका क्या कारण है और इसका क्या उपाय है, ये सब हम अभी को बताएंगे आगे। फ्रिज में से बहुत आवाज़ आ रही है, नौवां कारण है इसका फ्रिज के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और 10वां पॉइंट है फ्रिज की बॉडी में करंट आ रहा है। तो 10वां पॉइंट है फ्रिज की बॉडी में करंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते, थोड़ा वीडियो में दिक्कत हो रही है इसको दिखाने में, तो आपको नॉर्मली हम दिखा सकते हैं। ये फ्रिज के बॉडी में करंट आ रहा है, 10वां पॉइंट ये 10 ही दोष आते हैं नॉर्मली। तो अब इन सब दोषों के बारे में पढ़ लेते हैं विस्तार से। अगर आपकी फ्रिज डेड है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, हमें पहले पॉइंट पे जीरो लेवल से चेक करना होगा। हमें मल्टीमीटर से जो है सबसे पहले उसकी जो एक लीड होती है उसको चेक करना होगा कि वो उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। फ्रिज के पीछे एक लीड लगी होती है जिससे हमें उसे चेक करना होता है। तो जीरो लेवल से चेक करना है। जो जो उसके घर में 5 पिन सॉकेट चेक करें, उसके घर में स्टेबलाइजर होना चाहिए। 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है या कम है या ज़्यादा है वो भी चेक करें। अगर अगर फ्रिज इसी वजह से भी नहीं चलेगा, अगर वहाँ पर वोल्टेज कम होगी तो हमें वहाँ पर वोल्टेज भी चेक करनी है, 220 वोल्ट लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर 220 वोल्ट है तो ठीक है। उसके बाद लीड चेक करें, मेन लीड को चेक करेंगे। मेन लीड में जो है 3 सॉकेट होते हैं, 3 पिन लगे होते हैं, इस प्रकार की लीड होती है, ये देख सकते हैं आप। तो उसको चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से जो है ना एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और एक पॉइंट उसके एक सिरे पे रखेंगे। अगर ये आपस में कंटिन्यूटी में आवाज़ आ रही है तो उसका मतलब यहाँ से ये लीड दूसरी सही है। फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, फिर दूसरी तार पे रखेंगे। अगर वहाँ पर लगाने से मल्टीमीटर में आवाज़ कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब लीड भी सही है। इसके बाद मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लीड वायर अगर तो ख़राब है नहीं है तो हो सकता है सप्लाई ना जा रही हो, तो वायर कहीं अंदर से टूट तो नहीं गई है। तो इस प्रकार से हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अगर मेन लीड वायर सही से आप सिंपली रिले व ओएलपी को भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाकर देखें। अगर कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने के लिए क्या करना होता है, हमें एक वायर लेते हैं दो तरह की। एक वायर को तो डायरेक्ट जो है उसके जाके हम कॉमन में लगा देते हैं और एक से रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। एक को रनिंग में लगाते हैं, एक को स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सिस्टम इस प्रकार से बनाते हैं। तो कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाकर देखते हैं। अगर कंप्रेसर मोटर डायरेक्ट चलाने के पर चल रहा है तो कंप्रेसर मोटर सही है। तो फिर रिले और ओएलपी को भी वह थर्मोस्टेट को बारी बारी से चेक करना है। अगर उसमें खराबी मालूम होगी तो उसको निकाल कर नया रिले ओएलपी या थर्मोस्टेट का प्रयोग करना होगा। अगर कंप्रेसर मोटर ना चले तो कंप्रेसर मोटर खराब है तो कंप्रेसर मोटर को बदलना पड़ेगा। दोष नंबर 2, ट्रीटमेंट और उपाय। दूसरा दोष इसमें हो सकता है, इसके दो कारण हो सकते हैं दोष के। तो सिस्टम चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही है। तो दूसरा जो हमने आपको बताया था कि मतलब सिस्टम चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं मुख्य तौर पर। चोक, या तो चोक हो सकता है, सिस्टम यानी चोक हो सकता है। चोक का मतलब क्या होता है, कहीं पे सिस्टम के अंदर जो है ऑयल या जो हमारा ऑयल घूमता है ना, जब रेफ्रिजरेंट घूमती है फ्रिज के अंदर कॉपर पाइप के अंदर, कहीं पे जाके उसके अंदर ऑयल का जो है कुछ गाद या चलने से, घर्षण से जो है
हो सकता है उसके अंदर कुछ गाद जैसा बन जाता है झोंक झाग से, तो वहां पर जाके ऑयल सॉलिड हो जाता है और वो किसी जगह पाइप में जाकर जमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से पाइप चोक हो जाती है। तो इसको हम चोक कहते हैं। जिससे ये चोक जो है दो प्रकार की होती है। या तो एक आंशिक तौर पर होती है, यानी थोड़ी थोड़ी सी चोक होती है, एक पूरी चोक होती है। पूरी चोक का मतलब होता है पूरी पाइप बंद हो जाती है जिसमें, और थोड़ी चोक का मतलब होता है जिसमें थोड़ी पाइप खुली होती है और थोड़ी रेफ्रिजरेंट चलती रहती है। तो और दूसरा कारण हो सकता है लीकेज, यानी कूलिंग ना होने के कारण। ये दो मेन कारण है। तो अब चोक पे बात कर लेते हैं। चोक दो प्रकार की होती है। पाइप में कचरा, ऑयल या मॉइस्चर के कारण गैस का बहाव रुक जाना, यानी किसी कारण से अगर सिस्टम के अंदर मॉइस्चर चला गया और फिर वो ऑयल के साथ मिक्स हो गया और वो कहीं पर जाके जो है पाइप के अंदर कहीं पर जमा हो गया और वहां पे जाकर पाइप को बंद कर दिया, उसको चोक कहते हैं। तो यह दो प्रकार की होती है। ये नहीं, एक तो आंशिक चोक और एक पूरी चोक। तो इसको कैसे हम अलग करते हैं, कैसे हटाते हैं चोक को, तो इसके हटाने का तरीका यह है कि हम जो हमारा कंडेंसर है, जो भी सिस्टम है, उसको हम अपनी जो हमारी ब्रेजिंग रोड होती है, वेल्डिंग रोड होती है, उस टॉर्च में वो आग लगाकर हल्के हल्के से इनको गर्म करते हैं, और गर्म करने से कई बार वो चोक खुल जाती है। तो इस प्रकार से उसका यूज करते हैं हम, ऐसे करके पाइप से उसको पूरे पाइपों को गर्म करते हैं। ये एक मेन बीमारी होती है, मुख्य तौर पर फ्रिज में ज़्यादातर यही बीमारी पाई जाती है। तो उसके बाद लीकेज, कहीं पाइप का टूटना लीकेज का कारण हो सकता है, यानी कहीं से पाइप लीक हो गया, कहीं से क्रैक हो गया, तो उसको हम लीकेज कहते हैं। तो कन्फर्म कैसे करें? सिंपली तरीका यह है कि आप फ्रिज का दरवाज़ा ओपन करें, वह सुने क्या इवेपोरेटर से सनसनाहट की आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर सनसनाहट की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम में गैस है। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि उसमें गैस नहीं है। अगर आवाज़ आ रही है लेकिन ठंडक नहीं है तो सिस्टम चोक है, मतलब पाइप कहीं से बहाव बंद है। अगर आपको पता लगता है कि चोक है तो सबसे पहले इवोपोरेटर एंड कंडेंसर को हल्का हल्का गर्म करिए, वेल्डिंग गन से, ब्रेजिंग गन से जिसे कह सकते हैं। हल्का गर्म करें तो कचरा पाइपों में है, वो गर्म होने पर ड्रायर या फिल्टर में जमा होकर छन जाएगा, तो इस प्रकार सिस्टम फिर से नॉर्मल कूलिंग करने लगेगा। अगर चोक नहीं खुलता है तो पांचों प्रक्रियाओं से गैस चार्ज करनी पड़ेगी, यानी दोबारा से गैस डालनी होगी, जिसमें आपको प्रक्रिया होगी। एक तो फ्लैक्सिंग करना, प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना, और गैस चार्ज करना, पिंच करना, पुनः गैस चार्ज करें। तो अगर लीकेज है तो लीकेज व चोक को अंतिम समय भी कन्फर्म कर सकते हैं। अगर चार्जिंग लाइन, जो हमारे कंप्रेसर होता है, इसके अंदर एक ये होती है सक्शन लाइन, एक होती है डिस्चार्ज लाइन, और एक होती है चार्जिंग लाइन। अगर चार्जिंग लाइन को हम कट करते हैं तो अगर उससे गैस निकल रही है तो सिस्टम में लीकेज नहीं था। अगर गैस निकल रही है, ये समय गैस निकल रही है तो सिस्टम में लीकेज नहीं था। गैस ऑलरेडी निकल रही है, काटें तो गैस निकल रही है तो सिस्टम लीकेज नहीं था, इसका मतलब सिस्टम चोक था। यानी ये कंप्रेसर की बात कर रही जा रही है। अगर हम कंप्रेसर के साथ ये करें तो अगर चार्जिंग पाइप को काटते समय गैस निकल नहीं रही है तो सिस्टम लीकेज था, इसका मतलब यह है उसमें ऑलरेडी गैस निकल चुकी थी, तो सिस्टम हमारा लीकेज था, उसमें लीकेज थी, कहीं से पाइप टूटी हुई थी। बिना सिस्टम को लीकेज चेक किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और हमें जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे प्रक्रिया जो हम पांचों यूज कर रहे हैं, फ्लैक्सिंग करने का मतलब यही होता है कि उसमें से प्रेशर देके जो भी इसमें गंद पंद है उसको निकालना, साफ करना, पाइपों को फ्लैक्सिंग कहलाता है, यानी सफाई करना ही फ्लैक्सिंग कहलाता है, प्रेशर देके। उसके बाद प्रेशर चढ़ाना, उसमें हम प्रेशर चढ़ाते हैं ताकि लीकेज चेक कर सकें। फिर उसके बाद हम वैक्यूम करते हैं। उसमें वैक्यूम क्या होता है, यानी बिल्कुल हवा ना हो वहाँ पर, यानी 0 पॉइंट तक हम वैक्यूम करते हैं। उसके बाद गैस चार्ज करते हैं, चार्ज करना, सबसे वैक्यूम करना। उसके बाद वैक्यूम करने के बाद हम यहाँ पर एक प्रोसेस करते हैं, लीकेज चेक करना। लीकेज भी चेक करते हैं यहीं पर वैक्यूम करने के बाद भी। तो वैक्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। प्रेशर चढ़ाने के बाद भी हम यहाँ पर लीकेज चेक करेंगे, सॉरी। उसके बाद वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करने के बाद फिर गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करने के बाद भी हम एक बार फिर लीकेज चेक कर लेंगे और फिर पिंच करेंगे। पिंच करना क्या होता है, पिंचिंग पाइप से पाइप को, जो हमारी चार्जिंग लाइन है जहाँ पे हम उसमें चार्ज करते हैं, उसको पिंच कर देते हैं। पिंच से करके फिर उसको पुनः बंद कर देते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम किया जाता है। बिना सिस्टम की लीकेज चेक किए हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट, फ्रिज चलती है लेकिन कूलिंग नहीं है, यानी कम कूलिंग कर रही है। तो कारण समस्या इसका चोक हो सकता है। चोक दो प्रकार की होती है, मैं पहले बता चुका था इसके बारे में। एक तो हल्का चोक होता है, एक पूरा।
एक आधा पाइप बंद हो या पूरा पाइप बंद हो। आधा पाइप बंद हो तो उसे हम हल्की चोक कहते हैं, अगर पूरा पाइप बंद हो तो उसको बिल्कुल सिस्टम चोक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको कैसे हमें इसका उपाय क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गन को हल्के हल्के से गर्म करेंगे। कंप्रेसर यानी जो कंडेंसर की पाइपें हैं और इवेपोरेटर की पाइप हैं उनको अपने उस सिस्टम से वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म करेंगे। करने से अगर उसके अंदर ऑयल ऑयल है तो वो अगर हल्की चोक है तो वो सारी जाके ड्रायर या फिल्टर में जमा हो जाएगी और हमारा सिस्टम नॉर्मल चलने लगेगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट के बाद, यानी फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग नहीं है, तो इसके बाद आ जाता है, ये तो हमने इसका उपाय बता दिया। इसके बाद है बल्ब या दरवाज़ा बंद होने पर। दूसरा कारण हो सकता है बल्ब 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 का दरवाज़ा बंद होने पर भी जलना, यानी लाइट अंदर जल रही होती है बल्ब की और दरवाज़ा बंद होने पर भी, यानी हो सकता है कि उसका जो स्विच है, डोर स्विच, वो ख़राब हो गया हो, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, क्योंकि फ्रिज के अंदर बल्ब ऑन है तो बल्ब गर्म रहेगा, उस कारण से भी कूलिंग फ्रिज में कम करता है। तो नंबर 3, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसका उपाय दरवाज़ा फ्रिज बार बार खोलना भी इसका कारण हो सकता है। नंबर 4 इसका कारण हो सकता है दीवार से सटाकर फ्रिज को रखना। अगर हम बिल्कुल दीवार के पास फ्रिज को रखेंगे तो इसके कारण भी फ्रिज जो है कूलिंग कम करेगा सिस्टम। अगर फ्रिज में रखेंगे तो कंडेंसर को ठंडी हवा नहीं लगेगी तो भी कूलिंग कम करेगा। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है कंप्रेसर पंपिंग या गैस की कैपेसिटी कम हो गई होगी। पंपिंग का कम होना या कैपेसिटी क्षमता का कम होना, तो इफेक्टिव हो गई है तो इसके लिए दोबारा से गैस चार्ज करना पड़ेगा या कंप्रेसर को बदलना भी पड़ सकता है अगर पंपिंग की प्रॉब्लम है। तो ये सब करना होगा हमें अगर फ्रिज में कूलिंग कम कर रहा है तो ये चीज़ें कारण देखने होंगे। अब नंबर 4 दोष क्या है, तो नंबर 4 दोष ये है कि फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग जो है अत्यधिक प्राप्त हो रही है, जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा प्राप्त हो रही है। अगर अत्यधिक प्राप्त होगी तो हमने दाल रखी, वो दाल जो है बर्फ़ बन जाएगी, फिर उसे हथौड़ी से तोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करना होगा, आवश्यकता से ज़्यादा फ्रिज ठंडा नहीं करवाना है। अगर दाल रखी है तो जम गई है तो फिर हथौड़ी से तोड़कर फोड़ने से नहीं, सही नहीं होगा। तो सीमित सीमा तक ठंडा करवाना ज़रूरी है। हमें एक सीमित सीमा तय करनी होती है फ्रिज के अंदर, इसलिए हम थर्मोस्टेट लगाते हैं। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, थर्मोस्टेट का ख़राब होना, यानी हमारा थर्मोस्टेट उसमें लगा होता है जो ख़राब हो सकता है। थर्मोस्टेट की पूंछ, एक उसके अंदर थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, वो हो सकता है वो गैस उड़ गई हो या निकल गई हो, उसमें कहीं लीकेज हो गई हो, यह भी उसका कारण हो सकता है। या फिर थर्मोस्टेट की पूंछ ऑपरेटर से टच नहीं होगी। अगर वो ऑपरेटर से टच नहीं होगी तो इसके कारण भी जो है, जो हमारा जो है फ्रिज कंटिन्यू चलता रहेगा, उससे कंट्रोल नहीं होगा टेम्परेचर, तो इस प्रकार से वो अत्यधिक कूलिंग करेगा। अगर थर्मोस्टेट नहीं होगा तो कूलिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा और अपनी मर्जी से ठंडा करेगा वह और हो सकता है ज़्यादा चले तो कंप्रेसर को भी गर्म करेगा और कंप्रेसर ख़राब होने का भी खतरा बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से इस पर थर्मोस्टेट को लगाना बहुत ज़रूरी है और कूलिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 5वां पॉइंट आ जाता है दोष हमारा, फ्रिज चल रही है लेकिन रुक रुक कर कूलिंग प्राप्त हो रही है। कूलिंग जो है, फ्रिज चल रही है लेकिन कूलिंग जो है रुक रुक कर प्राप्त हो रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका मुख्य कारण चोक है। चोक इसमें एक नॉर्मल बीमारी है, फ्रिज से मुख्य तौर पर होने वाली है एक चोक मुख्य बीमारी है। यही ज़्यादातर कारण होता है, ज़्यादातर फ्रिज में सबसे ज़्यादा नॉर्मली बीमारी जो है चोक की पाई जाती है। तो इसका इलाज मैंने आपको पहले बताया था, वेल्डिंग गन से इसको हम ब्रेजिंग करके खोल सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं खुलती है तो फिर इसको दोबारा से इसमें गैस चार्ज करेंगे। नंबर 6 दोष होता है फ्रिज का दरवाज़ा बंद करने के बाद भी बल्ब जल रहा है। फ्रिज का दरवाज़ा बंद है और उसके बाद भी बल्ब जल रहा है, 6 दोष। तो डोर स्विच को दबाने के बाद भी, यानी ऑफ करने पर भी बल्ब जल रहा हो तो स्विच ख़राब हो सकता है, तो उसे चेंज करें। या फिर ऐसा हो सकता है जब डोर बंद करते हैं तो डोर स्विच की नोब जो है नहीं दब रही है, तो उसे किसी लकड़ी के गुटके से टेप से चिपका कर अगर आप जुगाड़ करके बंद कर सकते हैं तो उस उपाय को भी हम कर सकते हैं। तो आप भी इस उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस दोष का हम निवारण कर सकते हैं। इस कारण से हो सकता है बल्ब जल रहा हो या डोर स्विच खराब हो गया हो तो उसको चेंज करके हम दूसरा डोर स्विच लगा सकते हैं। नंबर 7वां पॉइंट, फ्रिज का दरवाज़ा खोलने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब हो सकता है बल्ब खराब है। नंबर कारण इसके होता है बल्ब खराब हो सकता है, वायरिंग कटिंग हो सकती है, और नंबर 3 होल्डर खराब हो सकता है। नंबर 4 डोर स्विच भी खराब हो सकता है। तो हम इन चारों को चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करके ठीक करेंगे। और नंबर 8वां दोष है फ्रिज की बॉडी पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। अगर फ्रिज की बॉडी पर पानी की बूंदें दिखाई दें तो ये क्या कारण होता है, आप देखते हैं कि नॉर्मली एक ठंडा गिलास पानी का लेते हैं, अगर हम उसे बाहर इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली पानी की बूंदें आ जाती हैं। इसका क्या कारण होता है, इसका कारण यही होता है कि वाष्पीकरण।
जब भी कोई ठंडी चीज़ वातावरण में हम रख देते हैं तो जो उससे बाहर की गर्म हवा से टकराती है, तो वो उससे टकराने के बाद जो है गर्म से ठंडे स्थान पर जाने के बाद जो उसमें वो वाष्प होते हैं वो पानी में तब्दील हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसलिए हमारे जो गिलास होता है, वो ठंडी बोतल भी होती है ना, तो अगर से हम वातावरण में रख दें गिलास को पानी का भर के, तो उसके ऊपर हमें पानी की बूंदें लिखी थी है, जबकि हमारा गिलास या बोतल जो है लीक नहीं होती है, वो इन्वायरमेंट में जो पानी की बूंदें होती हैं उनकी वजह से होता है। और अगर ये फ्रिज में हो रहा है ऐसा, तो इसका कारण ये है कि हमारी फ्रिज की जो बॉडी है उसके अंदर जो है हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमारा ये भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक क्या नाम है, जब बॉडी के ऊपर पानी, इसका कारण जैसे आप ठंडा पानी की बोतल बाहर वातावरण रखते हैं तो उसमें पानी हो जाता है, तो ये थर्मोकोल होता है। थर्मोकोल आप देखती हैं कि जैसे कोई हम टीवी रखते हैं या कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आता है, टीवी या फ्रिज या कुछ भी, तो उसके चारों तरफ से बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए जो है उसके ऊपर थर्मोकोल लगाया जाता है। कई डब्बे भी होते हैं जिसमें आजकल सब्जियां आती हैं, उनमें थर्मोकोल होता है। तो ऐसे ही फ्रिज के अंदर जो है थर्मोकोल होता है, यह कुचालक होता है ऊष्मा का, ऊष्मा कुचालक होता है। इसके अंदर से हीट को ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर और बाहर अंदर से बाहर की हीट को ट्रांसफर नहीं करने देता। अगर कूलिंग है तो कूलिंग बाहर नहीं जाएगी, गर्मी अंदर नहीं आएगी। तो इस प्रकार का एक कुचालक होता है, उसको हम थर्मोकोल कहते हैं। हो सकता है थर्मोकोल खराब हो गया हो, पहला कारण। दूसरा कारण है चूहों ने काट दिया हो, जिसके कारण यानी कहीं से चूहों ने अंदर से बॉडी को काट दिया हो घुस के, तो हो सकता है इसलिए जो फ्रिज के बाहर में ठंडा वो दिखाई दे रही है। तो कारण फ्रिज की अंदर की कूलिंग बाहर जा रही है, उसके लिए भी थर्मोस्टेट पूरी बॉडी को चेक करना होगा, यानी थर्मोकोल को चेक करना होगा, सॉरी थर्मोस्टेट नहीं, थर्मोकोल को चेक करना होगा। थर्मोकोल की अगर खराब है तो फिर ऐसा है कि हमें फ्रिज की बॉडी चेंज करनी पड़ेगी, उसमें दोबारा से थर्मोकोल को फिट करना होगा। इसका उपाय उपाय यही है। दोष 9, फ्रिज में बहुत आवाज़ आ रही है। तो फ्रिज में आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कंप्रेसर हो सकता है। जो हमारे जो जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें तो मेनली कंप्रेसर ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो कंप्रेसर के नीचे रबड़, जो ग्रोमिट रबड़ होती है, हो सकता है कहीं से कट गया होगा, या फिर रबड़ का रख रखाव में ख़राब हो गई होगी, तो उसे बदलें। और बॉडी में कंप्रेसर के टच होने से ही, अगर हमने कंप्रेसर के बॉडी से टच हो जाएगा, मान लीजिए उसका जो रबड़ कट गई और बॉडी से टच हो जाएगा, जब कंप्रेसर चलता है तो वो तो आवाज़ उत्पन्न करता है ना, क्योंकि उसकी चलने से वो तो रबड़ उसको कंट्रोल करके रखती है। लेकिन अगर रबड़ कट गई होगी तो कंप्रेसर बॉडी से टच होगा तो आवाज़ पैदा होती है। तो हो सकता है अगर नेट टाइट कर दिया जाए रबड़ के जो रबड़ से उस कंप्रेसर के साथ अटैच होती है, ग्रोमिट रबड़, उसमें जो है अगर नेट भी बहुत तेज़ी से टाइट कर दिया जाए, बॉडी के साथ सख्त टाइट कर दिया जाए, जब कंप्रेसर चलेगा तो कंपन से उसके उसके कंपन से जब वो कांपेगा, तो शेकिंग होने पर कंप्रेसर के कंपन से जो है वो बॉडी हमारी आवाज़ करेगी, कंप्रेसर की मतलब सिस्टम की, रेफ्रिजरेटर की। तो नंबर 2 कारण हो सकता है शट बैक। शट बैक का मतलब होता है कंप्रेसर जाम हो गया हो। अगर हमारा कंप्रेसर जाम हो जाता है, तो जाम होने का क्या मतलब है, जैसे कंप्रेसर चल रहा है तो हो सकता है उसके अंदर मोटर जाम हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसे शट बैक कहते हैं। पंपिंग खराब हो जाती है जिससे। तो लेकिन सिंगल डोर में तो कंप्रेसर के कारण ही आवाज़ आती है, परंतु डबल डोर फ्रिज में ऐसा हो सकता है पंखे के कारण भी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि ऑपरेटर के अंदर इसमें पंखा लगा होता है। उसमें जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर पंखे लगे होते हैं। नीचे भी कंप्रेसर, यानी उसको क्या नाम, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए भी, और इवोपरेटर को भी ठंडा करने के लिए भी, नीचे और ऊपर हवा को वो करने के लिए, जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है उसमें डिफ्रोस्ट टाइमर भी होता है। तो उसका सिस्टम थोड़ा लगा होता है उसमें, पंखे के कारण भी हमारी आवाज़ आ सकती है, जो हमारा डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। तो 10वां दोष है फ्रिज की बॉडी में करंट आ रहा है। तो इसका कारण हो सकता है फ्रिज में हाथ लगाने पर करंट आ रहा है, तो करंट लगता है, झटका लगता है, तो इसका कारण हो सकता है जितनी भी वायरिंग लगी हुई है कहीं ना कहीं से कटी होगी, तो बॉडी से टच कर रही है, जिसके कारण हो सकता है फ्रिज की बॉडी में पहले हम वायरिंग करंट आ रहा होता है इसके कारण। तो पहले हम वायरिंग चेक करेंगे, और वायर कहीं से कटिंग है तो वह उस पर टेप लगाकर से ठीक कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी करंट आ रहा है तो इसका कारण नंबर 2 हो सकता है कंप्रेसर की अर्थिंग हो सकता है। यानी इसके कंडीशन में यह हो सकता है कंप्रेसर के अंदर अंदर से ही कहीं से, जब कंप्रेसर को हम चलाते हैं तो उसके अंदर करंट आ रहा है कंप्रेसर की बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि कंप्रेसर के अंदर कहीं पर अर्थिंग की समस्या है। तो कंप्रेसर को खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर की करंट की मोटर में प्रॉब्लम है, और आप कंप्रेसर को बदलना पड़ेगा। या तो आप जितने दिन चला सकते हैं वो आप सावधानी से चला सकते हैं, नहीं तो आखिर इसका इलाज यही है कि कंप्रेसर को आपको चेंज करवाना पड़ेगा, सिस्टम को। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया इसकी सब प्रॉब्लम। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे व्यूवर्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।